Let us know about Human Development Index. मतलब कि मानव विकास सूचकांक, Human Development Index. It is also the very important parameter to judge the growth and development of a particular country. The Human Development Index has been compiled by the United Nations Development Program. ये UNDP का प्रोग्राम है. For PT examination, for objective examinations, means we must know that this program is Human Development Program is associated with which organization, which program? Is it associated with IMF or IBRD or United Nation? तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये UNDP है एंड इज पब्लिश्ड एनुअली इन द UN ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में. यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, एवरी ईयर एनुअली पब्लिश होता है. इन दिस रिपोर्ट इट सर्वेज द इट इवेलुएट द development of human in the world. This is a comprehensive measure based on 3 components. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनके क्या आधार हैं. What are the basis to measure the human development index? On which basis the human development index is prepared? There are basically 3 major components, important components. First, longevity of life as measured by life expectancy at birth. कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पर्टिकुलर देश के पॉपुलेशन का. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स हाउ मेनी ईयर्स a person live in that very country. This is called life expectancy. Second is level of knowledge as measured by adult education and average of schooling under formal education. Means कि in a country the people are being educated or not. तो उनका जो फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो पहला क्या है कि हाउ मेनी ईयर्स दे आर लिविंग, they are enjoying their life and are they getting basic formal education or not. दो यानी यहाँ पे क्या है, 2 पैरामीटर है, 2 कंपोनेंट्स हैं. एंड द थर्ड कंपोनेंट इज लेवल ऑफ लिविंग एज मेजर्ड बाय पर कैपिटा इनकम एंड परचेजिंग पावर ऑफ दैट इनकम. एंड द थर्ड इज पर कैपिटा इनकम कि लेवल्स ऑफ लिविंग, उनकी जीवन जो स्तर है उसका क्या लेवल है. अब वो पर कैपिटा इनकम में जब उनकी इनकम बढ़ेगी निश्चित रूप से, तो इट विल इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑल्सो, एंड व्हेन द परचेजिंग पावर इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल ऑल्सो अपग्रेड. तो ये 3 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर्स हैं on these 3 parameters the human development index is measured. This index was started by Pakistani इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक. किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था, इस प्रोग्राम को लाया था. तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हमारे लिए ज़रूरी है. फर्स्ट ये है कि हु स्टार्टेड, यानी हु रिलीज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सेकेंड, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ human development index. And third, who started the concept of human development index. We have 3 major important questions. और फिर इसमें अपडेट भी करना होता है, ये भी जानना जरूरी है कि दिस ईयर, एवरी ईयर, चूँकि ये एवरी ईयर निकालता है, ये इस तरह का रिपोर्ट निकालता है, तो एवरी ईयर जो रिपोर्ट होगा वो अपडेशन के बाद आपको पता चलेगा. अपडेट करते रहना है कि 2022-23 में, 24 में, 25 में, 21 में, 22 में, माने जिस करंट ईयर में, और एक करंट ईयर और एक लास्ट ईयर, 2 ईयर को जानना बहुत ज़रूरी है. इसमें भी क्या जानना है? 2 चीज़ मेन, 2-3 पॉइंट जानना है
पहला पॉइंट ये जानना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कि मान लो कि अगर 23 की रिपोर्ट रिलीज होता है, 2023 की रिपोर्ट रिलीज हुआ, तो इनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे अच्छी ज़िंदगी कहाँ का, जैसे नॉर्वे वगैरह जनरली टॉप पर रहता है, फिनलैंड रहता है, ये सब टॉप पर रहता है। और ये अपडेट करने का चीज़ है, यू कैन अपडेट थ्रू गूगल्स एंड अदर मैगजीन्स। तो नाउ वी हैव टू instructive, we have to evaluate the concept of development and growth and development, but you will have to update these things। आपको अपडेट करना होगा भी कि ऐसे में अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 का निकला है तो नंबर 1 पे कौन है, ये जरूरी है जानना। नंबर 2 पे कौन है, ये भी जरूरी है। कम से कम 2 कंट्री का तो जरूर डेटा आपको देख लेना है। उसके बाद लास्ट पोजीशन पे कौन है, अंतिम रैंक किसका है, ये भी देख लेना जरूरी है। शुरू और लास्ट देखना जरूरी है। फिर इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक के साथ साथ 2-3 कंट्री के रैंक को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में थोड़ा सा देखना जरूरी होता है कंपैरेटिवली। तो वी कैन सी स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, श्रीलंका, 4-5 कंट्री का आपको देखना। अगर इतना आप कर लेते हैं तो देन दिस टॉपिक से अगर कोई सवाल ऐसा आएगा तो दिस टॉपिक इज कंप्लीट फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जामिनेशंस। दैट्स वाई तो ये चीज़ जानना है कि कितने इसमें कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है SDI is computed on the basis of the 3 components and all the countries are ranked between 0, 2 and 1 on the basis of SDI. Countries that have SDI between 0 and 0.50, to that country regarded as the low with respect of human development, तो उनको हम सबसे निचला पायदान पे मानते हैं। मतलब कि उनका एक मान होता है, सपोज होता है, एक पैरामीटर जो मानते हैं। तो अगर 0 से लेकर के 0.50 अगर है तो वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला कंट्री माना जाता है। दोज ऑफ 0.51 to 0.79 आर कैटेगराइज्ड एज मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन एंड इंडेक्स बिटवीन। तो मीडियम लेवल ह्यूमन इंडेक्स है यहाँ पे, मतलब सबसे लो लेवल का जो होता है वो ये डेटा है फ्रॉम 0 to 0.50 एंड द अनदर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज 0.51 to 0.79 एंड SDI बिटवीन 0.80 एंड 1 पूरा फुल आर हाई ऑन द स्केल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को जानना होगा, सारे स्टूडेंट्स को ये ध्यान देंगे कि इसमें 3 कैटेगरीज किया गया है। एक तो लो, द सेकेंड इज मीडियम एंड द थर्ड इज हाई। मीन्स जो मान अगर एक जो मान मिलता है, मान का मतलब होता है सपोज जो अगर इसके बीच है तो दैट कंट्री इज कंसिडर्ड एज द लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री एंड दोज और जिसको 51 to 79 आर कैटेगराइज्ड एज मीडियम और उनको मीडियम कंट्री हम कहेंगे। और जो 0.80 to 1 से है मतलब वो सबसे जो हाईएस्ट लेवल पे है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन हाई ऑन द स्केल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो सबसे हाई लेवल पे उसको हम देखते हैं। द स्टडी ऑफ वेरियस कंट्रीज शोज दैट मेनी कंट्रीज विथ ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स ऑफ, कभी कभी आप देखते हैं कि लेवल्स ऑफ GNP हैव वाइडली डाइवर्जेंट SDI लेवल बिकॉज इनकम लेवल बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज इन दीज कंट्रीज। अब आप देखिएगा क्या कि कई देशों में ऐसा होता है कि उनके पर कैपिटा उस देश के अंदर जो नेशनल इनकम है मतलब कि वहाँ पे जो GNP है वो सेम है, एक लेवल पे है, बट देयर इज डाइवर्जेंट इन SDI लेवल बिकॉज, लेकिन उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिफरेंट होता है। ये दिमाग में आता है कि अगर भारत का अगर GNP 100 करोड़ का है और 100 करोड़ का अगर नॉर्वे का GNP है या न्यूजीलैंड का GNP है, तो GNP अगर सेम है, इक्वल है,
तो एसडीआई भी इक्वल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हमारा जीडीपी जीएनपी ज़्यादा है, बट एसडीआई में जो रिपोर्टिंग होता है, एसडीआई में हमारा पोजीशन नीचे होता है। हो सकता है ये डिफरेंट वो मोड है उस देश की इकोनॉमी के ऊपर में डिपेंड करता है कि डिफरेंट वेज इन दीज कंट्रीज। अब देखेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियोस में हमने बताया था कि डेवलपमेंट कभी कभी जॉबलेस डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ रेट तो है, वी हैव साउंड ग्रोथ रेट, वी हैव साउंड जीएनपी, बट देयर इज no employment opportunity, the poverty is also there, literacy rate is also there, low. So that is why our SDI will never be upgraded. To increase or upgrade the human development index, we have to focus these crucial sectors like education, employment, poverty पे हमें एड्रेस करना होगा। अदरवाइज आप एक बड़े जीडीपी वाले कंट्री होते हुए भी, जीएनपी वाले कंट्री होते हुए भी, योर रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विल आल्सो लो। तो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट शुड एश्योर दिस थिंग्स। हमने पहले वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा कि डो नॉट सी द growth rate, percentage of growth rate of your economy, of your GNP or national income, but see the content of the GNP or national income. हमें नेशनल इनकम का जीएनपी के प्रतिशत के बारे में नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि इनमें हमारे कंटेंट्स क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वी आर डेवलपिंग वेरी लीप्स एंड बाउंड्स, बट वी आर निगलेक्टिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, and we are not serious to eliminate the poverty of the problem of poverty, we are not educating our children। तो ये एक डिफरेंट चीज़ हो सकता है ऐसे में। तो यही इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो जीएनपी है वो इक्वल हो सकता है दो बाकी के देश से, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि एसडीआई भी हमारा इक्वल हो, वो डिफर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे जो मोड ऑफ जो हमारे स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, उनके मोड क्या है, हमारा किस मोड में हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट है, सिंस एसडीआई इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सक्सेस इन अचीविंग द वेरियस गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर जब ये क्या है कि जब एसडीआई जो है बेस्ड है हमारा कि हम कितना डेवलप कर रहे हैं, कितना हम अपने सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, जैसे सच एज हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एटसेट्रा। These are the crucial factors. These are the crucial things. On these sectors should be seriously and sincerely addressed, and government should work on this sector sincerely. Only then we can jump in the Human Development Index. Otherwise, if we ignore this, the Human Development Index, they will come down. तो देखेंगे, इट इज मोर अदर अवेलेबल सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल मेजर विद जीएनपी। तो और भी वी हैव मेनी अदर अवेलेबल इकोनॉमिक पैरामीटर्स से हम इस इकोनॉमी को देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये देखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारक है, देखना है, ध्यान देंगे। The process of economic growth is highly complex phenomenon, necessitates large scale investment in capital goods industries, improvement in technology, and increase in the productive efficiency of workers through spread of general and technical knowledge। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के डेवलपमेंट के क्या सारे फैक्टर्स हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक हाईली कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, मतलब बड़ा जटिल प्रक्रिया है, जटिल घटना है। नेसेसरी लार्ज, इसमें चाहिए क्या कि इफ वी वांट टू पुश द इकोनॉमिक ग्रोथ, मल्टीप्लाई द जीएनपी, इंक्रीज द जीएनपी, तो वहां पे बहुत जरूरी होता है कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होने चाहिए कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो चीज़ हम बनाते हैं, इंडस्ट्रीज जैसे कार बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, इन सबको कैपिटल गुड्स कहा जाता है। तो इन चीज़ों में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी,
हमें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा एंड an increase in the productive efficiency of workers, and our workers are not efficient, much more efficient. They should be trained, they should be educated, they should be made scientifically, they should be technologically strong. Only then we can make our economy strong and growth rate will also be strong. तो ये चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि क्या करना है. एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स थ्रू spread of general and technical knowledge, then numerous non-economic factors, कई सारे non-economic such as prevailing such attitudes, political conditions, cultural habits and historical accidents exercise considerable influence on the development programs of a country. However, some of the main factors, जो कुछ main factors हैं which determine the process of economic डेवलपमेंट इन अ कंट्री आर डिस्कस्ड अंडर. अब कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनको कि हम नीचे में आपको यहाँ पे डील कर रहे हैं. आप तो देखिएगा, पहला है सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. अब क्या क्या फैक्टर्स हैं देखो. तो नेचुरल रिसोर्सेस का सप्लाई क्या है. सप्लाई का मतलब पूर्ति होता है. तो निश्चित रूप से कि इसी रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज इज द चीफ कंपोनेंट्स in the process of production. If we have no resources, how can we produce? अब वो चाहे तो कोई भी resources हो, natural resources हो, artificial resources हो, but we need resources. तो natural resources में होता है, ये बड़ा रोल प्ले करता है process of country's economic development. Resources like land and minerals. तो natural resources क्या है? Land है, minerals है, water, oil, climate, forest, etc. These are the natural resources by which we can produce, we can involve these resources in our production process. अब देखेंगे, impose a maximum limit on the country's productive capacity. The kind and quantity of goods produced depends to a largely extent upon the climate of the country, the availability of raw materials and certain other natural factors. अब कह रहा है क्या कि impose a maximum limit on the country's productive capacity, the kind and quantity of goods, कितने प्रकार होने चाहिए और किस मात्रा में हम वहाँ पे बनाएं, प्रोडक्शन करें, to a largely extent upon the, ये डिपेंड करता है कि हमारे देश की क्लाइमेट क्या है, हमारे देश के अंदर रॉ मटेरियल्स कितने हैं, एंड सर्टेन अदर नेचुरल फैक्टर्स, और भी कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं, उनके आधार पे हम किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें वो उस पर बेस्ड होता है. इट इज़ अ वेल नोन दैट मोस्ट ऑफ द एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा एटसेट्रा हैव लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज. अब हम देखते हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, जानते हैं हम लोग, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इनके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा. It should however be noted that the availability of natural resources is not only condition of economic progress. फिर भी अगर सिर्फ हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी भी काफ़ी नहीं है. ये इकोनॉमिक कंडीशन के लिए सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है. जैसे मान लो कि कंट्री साउथ अफ्रीका का देश देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे लोगे, तो साउथ अफ्रीका में आप क्या देखेंगे कि अमेरिका एंड अफ्रीका में इंस्पायर ऑफ देयर एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इनके पास भी बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी इट रिमेन्स एन अंडर डेवलप्ड कंट्री. फिर भी आज भी एक ये क्या है, आज भी एक ये अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है. तो एक बात तो तय हो गया कि इसको कहते हैं
पॉवर्टी इन दी अमिडस्ट ऑफ प्लेंटी। चीज़ें हैं, रिसोर्स हैं उस देश के अंदर में, रिसोर्सेज से परिपूर्ण है, येट इट इज स्टिल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। अब देखेंगे द रीजन फॉर दिस बीइंग दैट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज हैव नॉट बीन फुली यूटिलाइज्ड, क्योंकि हमने उन जो रिसोर्स हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, या तो वो जो रिसोर्स हैं उनका ना हमने प्रॉपर वे में यूज़ किया और ना ही एक्सप्लॉइट किया। ठीक उस तरह से मान लो कि इन इंडिया के केस में लेते हैं तो वी कैन से दैट इंडिया इज द कंट्री ऑफ यंगस्टर्स। नो डाउट इंडिया इज द कंट्री ऑफ यंगस्टर्स, बट आर वी गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ दीज यंगस्टर्स? ये प्रश्न है कि हम इन युवाओं से फायदा ले रहे हैं। वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज, surplus human resources and young human resources, yet we are not getting benefits of these human resources. Why? Because the reason is that because our youngsters are not well equipped with technology, they are not well educated, they are not well trained, and they are not familiar with the technology and new technology and modern management, etc. So that is why we have resources, we have plenty of human resources, but they are unexplored, they are unutilized, they are still to be utilized. That's why we are not getting the demographic dividend. For to get the demographic dividend, we have to educate the masses, the people. They should be well trained, well educated. Only then they will contribute in proper way to the country, and they will make our country prosperous and strong financially. तो यही चीज़ होता है यहाँ पर भी कि इन साउथ अफ्रीका में देर आर नो स्कार्सिटी ऑफ ह्यूमन natural resources. Plenty of natural resources are available there, but they have not explored. They are yet to be explored. That is why this country is still an underdeveloped economy. Next time, therefore, in the countries where the process of growth to be initiated, तो इसलिए बताया जा रहा है, बड़ा अच्छा थ्योरी है, विकास के ऊपर में बहुत ध्यान देना है आपको। इस प्रकार से इन द कंट्रीज वेयर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज टू बी इनिशिएटेड, जब किसी भी देश के अंदर जब ग्रोथ की प्रक्रिया शुरू होता है, मतलब कि अब हमको विकास करना है देश कंट्री को, एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज। तो वी शुड ट्राई टू एक्सप्लोर द न्यू रिसोर्सेज कि हमारे नए रिसोर्स क्या हो सकते हैं, एंड टू बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्जिस्टिंग, और जो हमारे जो रिसोर्स हैं उनका हम सही तरीके से, सूझबूझ तरीके से उनको हम एक्सप्लोर यानी एक्सप्लॉयटेशन करें, उनको हम यूज़ करें। क्लियर है? और द सर्च ऑफ ऑयल इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एफर्ट्स टू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज। अब द सर्च, जैसे तेल का, हमने इंडिया में एक एग्जाम्पल है, हमने कोशिश किया, फिर हमने तेल की खोज किया और हो भी रहा है हमारे। while the construction of river valley projects is an assistance instance of the proper utilization of existing water resources। अब मान लो कि तेल की भी हम लोग खोज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तेल की खोज की है, तेल से, पेट्रोलियम से बिजली तैयार होता है, यानी और भी ईंधन के काम है। और ठीक इसी तरह से एट द सेम टाइम we have constructed river valley projects का भी हमने खोज किया, क्योंकि we have surplus water resources, that's why we have to utilize the water resources in a very right direction। तो हमने किया, scarcity of some resources, कुछ रिसोर्सेज की कमी can be overcome by developing alternative substitute produced artificially
if we have less natural resources in some sectors, किसी सेक्टर्स में हमारा कम है, तो we should find out the substitute, और उस सब्सटीट्यूट को हम खोजेंगे, सोचेंगे, रिसर्च करेंगे और उसको एक्सप्लोर देखेंगे कि कहाँ हमारी और पॉसिबिलिटी। ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल बीच में आया था यूरेनियम की बात आया, यूरेनियम नहीं है तो थोरियम में भी वो चीज़ है, थोरियम से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, वाटर से भी आप, वाटर रिसोर्स से भी आप पावर जनरेट कर सकते हैं। तो हमें ये पता लगाना होगा कि वी हैव रिसोर्सेज आर अवेलेबल देयर, बट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फोकस। उसके बाद आप सोलर का भी इस्तेमाल करके पावर जनरेट कर सकते हैं। तो हमें उस सब्सटीट्यूट को देना होगा कि उनके ना रहने पर भी हमारे जो वो कंपनसेट करे और फिर वो उनका डेवलपमेंट हम करें, आर्टिफिशियली करें। एग्जाम्पल के लिए आजकल सिंथेटिक रबर इज बीइंग इंक्रीजिंग यूज्ड। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल रबर का इस्तेमाल हो रहा है आज के डेट में, बढ़ रहा है एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के जगह पर जैसे नायलॉन, टेरलिन एंड रेयॉन आदि सिंथेटिक और आर्टिफिशियल सब्सटेंस दैट हैव प्रैक्टिकली रिप्लेस द। अब नेचुरल, ये इसने क्या किया है कि नायलॉन ने या टेरलिन ने, ये सब ने क्या किया है, जो नेचुरल सिल्क है उनको भी रिप्लेस किया है, मतलब कि उनके जगह पर है। तो हमें इस तरह की चीज़ों को भी डेवलपमेंट के लिए देखना होगा। द सेकेंड थिंग इज फैक्टर इज दैट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत बड़ी चीज़ है ये कि ठीक है हमारे पास रिसोर्स तो हो गए, या हम नए रिसोर्स खोज लेंगे या हम सब्सटीट्यूट भी ढूंढ लेंगे। ये ऐसा किया जा सकता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। बट फिर एक प्रॉब्लम आएगा कि कैपिटल फॉर्मेशन की बात है, ये कैपिटल, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल इज रिगार्डेड नॉट ओनली एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल को सिर्फ कहा जाता है नॉट ओनली, ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी ही नहीं है कैपिटल, बट इट हैज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द होल प्रोग्राम। मतलब कि पूरे प्रोग्राम में वट एवर वी आर गोइंग टू लॉन्च एनी प्रोग्राम, टू मेक द प्रोग्राम सक्सेसफुल वी नीड कैपिटल। दैट्स वाई capital availability of capital is mandatory not only for the economic progress but to make successful any programs or any schemes, whether the character of any economy is capitalistic। अब ये कोई मैटर नहीं करता है कि वह इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक हो, मिक्स्ड हो। एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेटअप is found in the economy, but there must be hyper requirement of capital. Without capital, no any type of economy cannot stand, whether the economy is capitalistic, socialistic, mixed or communistic. Any type of economy, there is hyper need of capital. The process of economic growth cannot be started unless there is adequate calculation of। अब कैपिटल कहाँ से आएगा भाई? कैपिटल किसी न्यू प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, फ्रॉम विच सोर्स वी कैन गेट कैपिटल, कहाँ से आएगा कैपिटल? तो गौर करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन करना होगा। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो कहाँ से देखेंगे? अब ये प्रोसेस है दैट ए कम्युनिटी डज नॉट स्पेंड द होल ऑफ द इनकम। अब मान लो कि अगर हमारे देश में राम श्याम जो भी लोग हैं, मैं खुद भी हूँ, आप भी जो भी हमारे ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, हम उनसे भी पूछते हैं ये कि आप जो भी कुछ कमाते हैं, क्या सारे वो कमाया हुआ पैसे को, या जो लोग कमाते हैं क्या सारे पैसे को स्टॉक कर लेते हैं, सारे पैसे को फॉर्मेशन में डाल देते हैं, या फिर वो खर्च भी करते हैं? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कैपिटल इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन इम्प्लाइज दैट अ कम्युनिटी डज नॉट स्पेंड द होल ऑफ इट्स इनकम ऑन द गुड्स फॉर करेंट कंजम्पशन। वो अपने कंजम्पशन पे नहीं डालता है, बट सेव्स अ पार्ट ऑफ इट, उसका कुछ भाग वो रख लेता है
एंड यूज इट टू एक्वायर कैपिटल गुड्स, और कुछ कैपिटल गुड्स के लिए वो रखता है। इन अदर वर्ड्स, पार्ट ऑफ द कम्युनिटी डेवलप प्रोडक्शन एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टू द मेकिंग मशीन्स, प्लांट्स। अब अगर देश के बारे में बताया जाए, देश क्या करता है उस कैपिटल से? वो जो बचत किया, जो पैसा पूरे देश का जो बचत हुआ, उससे क्या करता है? तो देश भी क्या खरीदता है? मशीन्स खरीदता है, बनाता है, प्लांट्स, फैक्ट्रीज बनाएगा, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स बनाएगा, ये सब बनाएगा। मतलब एक व्यक्ति अपने कैपिटल गुड्स को खरीदता है बचा करके पैसा। अब मान लो कि अगर हमारी इनकम महीना का 20,000 रुपया है, ठीक है, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया में हम 12,000 रुपया खा जाते हैं, या 14,000 रुपया हमारा खर्च हो जाता है रूम रेंट पे, खाने पे, बच्चों के बुक्स पे, फी पे, ट्यूशन पे, अन्य 14-15,000 रुपया हम खपत कर लेते हैं। बच जाता है हमारा 5,000 रुपीज़। ये 5,000 कुछ दिन के बाद जब 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12, 14 महीने जब जोड़ते हैं, तो फिर हमारे घर में कोई फ्रिज नहीं होता है, तो हम उससे क्या लेते हैं? फिर कैपिटल गुड्स लेते हैं, एक फ्रिज लेते हैं 15,000 का, 20,000 का एक फ्रिज ले लिए। फिर इस तरह से हम सेविंग करते हैं कुछ दिन, 1 साल 2 साल अगर, तो फिर कोई स्कूटी ले लिए या बाइक ले लिए। तो इस तरह से हम कैपिटल गुड्स को गेन करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन करके। एक इंडिविजुअल, जब एक इंडिविजुअल कैपिटल फॉर्मेशन करता है, तो बाय दिस कैपिटल फॉर्मेशन ही परचेज द कैपिटल गुड्स, वो करते हैं अपने। और अगर कोई देश का जब पूरे ओवरऑल एग्रीगेट अगर किसी कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो दैट कंट्री इन्वेस्ट ऑन मेकिंग ऑफ मशीन्स, plants and factories and transport equipments which constitute the various forms of capital goods, जो कि बाद में क्या करता है कि कैपिटल गुड्स को प्रोडक्ट करता है। These greatly add to the production capacity of nation and also ensure the greater flow of consumer goods in future। और फिर इससे हमारे देश का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है। तो जब तक कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आ गए, जब तक हमारे पास प्रोडक्शन प्लांट हम एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, हाउ विल बी इंडिया, हाउ विल बी अ कंट्री विल बी डेवलप्ड, हाउ विल बी एबल टू एक्सपोर्ट द गुड्स, हाउ विल आवर प्रोडक्शन विल बी एक्सपोज्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये जरूरी होता है कि वी नीड कैपिटल फॉर्मेशन। ये करते हैं। कैपिटल एज वी नो कम्स आउट ऑफ सेविंग। कैपिटल कहाँ से आता है? तो सेविंग से आता है, बचत से आता है। Capital comes from saving. It is the difference between a community income and its consumption. अब ये डिफरेंस है कम्युनिटी इनकम और कंजम्पशन में। इट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटीज के इनकम और कंजम्पशन में वो अंतर है। दिस मीन्स द कैपिटल फॉर्मेशन डिमांड्स। कैपिटल फॉर्मेशन जब होगा तो सेक्रीफाइस इन्वॉल्व में रिड्यूस करेंट कंजम्पशन। हम तब कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे जब अपने करेंट कंजम्पशन को रोकते हैं। मतलब कि अगर हमारी इनकम हमने बताया 20,000 है, तो अगर हम 20,000 को अगर हम सेविंग करते हैं, मतलब कि कुछ चीज़ हम यूज़ करना चाहते हैं, जो हो सकता है वो कंपलसरी भी, वो भी कंपलसरी हो, पर फिर भी कहते हैं कि छोड़ो इससे काम चल जा रहा है, काम चला रहे हैं। तो जब काम आप चलाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट वी sacrifice our consumption. So this is the resultant of sacrifice of consumption. When we start sacrificing consumption, we will in a condition of capital formation. तो ऐसे में हम होता है so that the community is able to save। और जब हम ये करते हैं अपने को, तो कम्युनिटी क्या होता है? सेव करता है, मेक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस। और फिर ये पैसा कहाँ जाता है? बैंक में या सरकार तक जाती है, सेविंग करते हैं। तो फिर गवर्नमेंट भी क्या करता है, या कम्युनिटी जो देश है, समाज है, वो फिर अपने इन्वेस्टमेंट करता है सेविंग से। द रेट ऑफ सेविंग्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्री इज जनरली टू द ट्यून ऑफ 5 to 8%। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो सेविंग रेट है, मतलब टोटल प्रोडक्शन का सेविंग रेट जो होता है लगभग कितना है? 5 to 8% होता है। जबकि इन डेवलप्ड कंट्रीज द सेविंग एनीवेयर, जो बचत होता है वहाँ उन देशों में 15 से 25% होता है सेविंग।
अब ऐसा क्यों होता है, कम क्यों होता है हमारे देश में, उनके देश में ज़्यादा कम? बहुत साफ, बहुत बहुत क्लियर है कि द पर कैपिटा इनकम इन अ डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री इज वेरी लो। तो दैट इज वाई वी कंज्यूम, यानी यहाँ पे क्या होता है हमारा एमपीसी, इनको जानना है आप सबको, एमपीसी और एमपीएस दो टर्म है इकोनॉमी में, ये जान लेना है, एमपीसी और एमपीएस। तो व्हेन योर इनकम इज लो, इज वेरी लो, कंपेरेटिवली लो या लोअर देन समवेयर, तो नो डाउट you will consume more and more money on your basic needs. Means your basic needs are the bigger challenge to meet. So your income is low, you have a small income and you have to fulfill the basic needs. So on this point you consume more and more money, ज़्यादा खर्च हो जाता है, so यहाँ you save less and less, आपकी बचतें कम होने लगती है। तो जो हमारे देश का जो खास करके डेवलपिंग कंट्री में क्या है, ये 5 to 8% है, while in advanced countries like America, England, Japan, Germany, this is approximately 15 to 25%. Means the per capita income of that very country is very high. That's why they enjoy life very comfortably and they are they are in a situation to save more and more, approx 15 to 25%. Means the MPC in an underdeveloped country is approximately 95%, 93 to 95%, and MPS saving is 5 to 8%, only 8%. Means very small fraction of the total income is saved in a underdeveloping country or underdeveloped country. In the same, in advanced countries, the saving is, means the MPC is marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume is approximately 75% to 85%, and the MPC means saving is from 15 to 25%. Means up to 1/4 net income in the developed country, advanced country is saved, and it becomes the capital for, it will become available for the capital for the community development and for the country. तो निश्चित रूप से वह देश आगे रहता है, उनके देश में कैपिटल की कोई कमी नहीं रहती, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जापान के बारे में जानते हैं, सेव्ड एंड इन्वेस्टेड मोर देन 20%। अब जापान के बारे में देखोगे तो वो लगभग 20% से अधिक सेव कर लेता है, इन्वेस्ट कर लेता है। तो जहां पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, नो डाउट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इकोनॉमी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ऑफर नेशनल इनकम ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century, high rates of investment have been maintained in the countries of Western Europe, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसएसआर। इन देशों में जो वो है इनकम है, नेशनल इनकम है और इन्वेस्टमेंट रेट है इन देशों में, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, मेंटेन किया हुआ है इन देश। वेस्टर्न यूरोप ने, ऑस्ट्रेलिया ने एंड यूएसएसआर ने ये मेंटेन किया हुआ है। तो दैट्स वाई वहाँ की जो वो है इकोनॉमी है वो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड है नेक्स्ट है आपका टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्निकल प्रोग्रेस भी जरूरी है।
Development of science and technology is another important factor that contribute to economic development. Means technical development, without technical development, economic development cannot take place. If we need fast economic growth, we need there is much more role of technical progress. Technical progress implies the discovery or invention of new method of production. टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो implies the discovery or invention of new methods of production resulting in an increased per capita output in the economy. तो इसका मतलब हो कि डिस्कवरी होना जरूरी है, कोई नया नया इन्वेंशन होना जरूरी है. अब बिना विज्ञान का, बिना साइंस टेक्नोलॉजी का न्यू इन्वेंशन तो पॉसिबल नहीं है. तो अगर आज मान लो कि एज्यूम कीजिए कि वाई वी आर underdeveloped economy and the United States of America, Japan, they are developed country. The major difference, the major cause behind this difference is the technical progress. Means they relied on discovery or invention of new things, new methods. That's why उसने क्या किया कि वो उनके पर कैपिटा आउटपुट बढ़े, इकोनॉमी में प्रोग्रेस हुआ. सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टेक्निकल प्रोग्रेस प्लेज वेरी सेंट्रल रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी. द प्रेजेंट डे इंडस्ट्री owes much to the tremendous technological advancement witnessed in the past 2 centuries. Now, without industrial development, we cannot explore the raw materials in proper manner. And to maximize output or better exploration of mineral resources, we need technology. So today industries are also based on technology. That's why technical progress is very important for discovery or invention of new machines technology. By implying the advanced technology, we can increase the output. The present day industry owes much to the tremendous technological advancement witnessed in the past 2 centuries. In the agricultural sphere, to the employment of mechanical devices has greatly promoted the productivity of land. तो देखेंगे कि इन दी एग्रीकल्चरल स्फीयर टू, खेती में भी देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस, जो मैकेनिकल डिवाइसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया में, या पर्टिकुलरली आप जो इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सारे स्टेट्स में प्रेजेंटली अभी भी टिल नाउ द एग्रीकल्चर sector is technology deficient. There is lack of advanced technology. That's why productivity in these states in agriculture sector is rather low. So there must be technological let us see technical progress that we have to do today. Technical progress is very, very important for the economic development. Without technical progress, new discoveries, new inventions will not take place in the economy.
and without new invention and new discovery, the economy, the pace of economy will not be run fast. That's why we need technology. So technical progress under this science and technology, is another important factor to contribute the economic development. Technical progress implies the discovery or invention of new method or production resulting in an increased per capita output in the economy. Nowadays we see that for the industrial growth, the advanced technology is also required. In the same manner, we see for the agricultural growth, we also need advanced technology. In the absence of advanced technology, we cannot produce more and more output in the agriculture sector or industrial sector. That's why in both sectors we need advanced technology. Every country today spends, अभी जो रिसेंट आप देखिएगा पूरे दुनिया में जो भी कंट्रीज हैं, तो देयर यू विल फाइंड दैट रिसर्च एंड एजुकेशन पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो स्पेंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा है. रिसर्च एंड एजुकेशन पर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, हर टेक्निकल नॉलेज के लिए, उसके नॉलेज के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा है. Any further growth of a country largely depends upon the rapid discovery and adoption of new and better method of production. अब क्या है कि जो भी फर्दर जो ग्रोथ है ऑफ अ कंट्री, कोई भी देश का, largely depends upon the rapid discovery, वो डिस्कवरी के ऊपर में डिपेंड करता है, एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू एंड बेटर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और हम जो नए तरीके का जो तरीका हमारा प्रोडक्शन का है, हमारे पास कितने बेहतर तरीके हैं. जितना बेहतर तरीका होगा, जितना न्यू मेथड्स हम डेवलप करेंगे, तो आवर प्रोडक्शन विल बी मोर एंड मोर. मीन्स द वॉल्यूम ऑफ आवर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी टोटली डिपेंड्स अपॉन द methods. So to make the better methods, we have to educate, we have to train our human resources. पूरी दुनिया में आज देखिएगा क्या कि इनके ऊपर में बहुत खर्च है, गवर्नमेंट का बहुत खर्च होता है. However, the underdeveloped countries need not feel concerned. लेकिन आप देखिएगा कि अंडरडेवलप्ड कंट्री में इस तरह का फीलिंग नहीं आ पाता कि हमें क्या करना है, हमें एजुकेशन पे कितना जोर देना है, टेक्नोलॉजी पे कितना जोर देना है. ऐसा ये जो कंसर्न है वो हमारा कम रहता है. बैकवर्ड कंट्रीज फॉलिंग टू इवॉल्व न्यू. नतीजा क्या होता है कि जब कंट्री बैकवर्ड है, वेयर देयर इज लैक ऑफ न्यू इन्वेंशन ऑफ न्यू मेथड्स, तो न्यू मेथड्स यहाँ पे हो नहीं पाता है, प्रोडक्शन में हम लगा नहीं पाते हैं. कोई पुराने मेथड है, चाहे तो वो एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, सब जगह हो, तो क्या होता है कि वहाँ पे लैग बिहाइंड हमारे जो है प्रोडक्टिविटी है वो पिछड़ जाता है. प्रोडक्शन कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन दी बोरो एंड डिस्कवरी, द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन मेड इन एडवांस कंट्री. अब अगर हमको कुछ लेना भी है तो हम वहाँ से खरीदते हैं, बोरो करते हैं. मतलब कि वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू इन्वेंट समथिंग न्यू. बट जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो राफेल इन डिफेंस सेक्टर में, तो राफेल जो फाइटर विमान है, एयरक्राफ्ट है, तो वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग देम इन आवर फैक्ट्री, वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम फ्रांस. तो क्या होता है कि हम उनसे भले ले सकते हैं, हायर करते हैं, पर हम उसको प्रोड्यूस करने की स्थिति में नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते? क्योंकि वी हैव नॉट स्पेंट ऑन एजुकेशन, ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. जब आप खर्च वहाँ नहीं करेंगे तो फिर वहाँ से तो कोई आउटपुट आएगा नहीं.
जबकि इंग्लैंड और अमेरिका या जापान, जर्मनी, फ्रांस जो डेवलप्ड कंट्री है, दे स्पेंड ऑन these crucial sectors. They create new methods, they create new technology. That's why their production is also better and they are in a position to export more and more goods in the rest of the world. But in India and developing country में ऐसा नहीं होता है. तो फिर क्या होगा? The process of technological progress is intimately linked with the progress of capital accumulation. अब अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो होता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से ही कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है. अब कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में, लास्ट क्लास में हमने डील किया था कि कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होता है, कितना परसेंट डेवलपिंग कंट्री में होता है, डेवलप कंट्री में कितना. वी हैव ऑलरेडी सीन इट. हमने देखा था कि हमारे जो डेवलपिंग कंट्री में लगभग 93% जो नेट जो पूरा इनकम होता है वो हम लोग कंज्यूम कर देते हैं. ओनली 5 to 7% we save. Means कि our saving is only 5 to 7% MPS and rest 93% is MPC. क्लियर? बट हम जब इंग्लैंड के बारे में देखते हैं, डेवलपिंग कंट्री, एडवांस कंट्री के बारे में देखते हैं, डेवलप कंट्री के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पे पाते हैं कि लगभग 20 to 25% दे आर इन अ सिचुएशन कैपेबल टू सेव. वो उतना बचत कर लेते हैं, लेकिन और खर्च कर लेते हैं 75% लगभग या 80% तक खर्च भी करते हैं, पर उनकी बचत ज़्यादा है, कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा है. तो यही कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होता है, उस देश के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को प्रमोट करता है. पैसा रहेगा तो वो रिसर्च पे खर्च करेगा, रिसर्च जब होगा तो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन होगा, न्यू डिस्कवरीज होंगे, और ऐसे में क्या होगा, वो कंट्री अब उनको फिर वो जब टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को लगाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तो बेहतर आउटपुट उनको गेन होगा. लेकिन डेवलपिंग कंट्री में ऐसा नहीं होता है. द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स, अब जो न्यू टेक्निक्स हैं एंड बेटर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल सही बात है. अब मान लो कि अगर हम कहीं से लाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी लाते हैं और उसको अगर अच्छे मेथड प्रोडक्शन में लाते हैं, तो हमारे को उसके लिए क्या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत बड़ा कैपिटल की जरूरत होता है. और फिर क्या होगा कि ये बहुत विच इन टर्न डिमांड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत पैसे की जरूरत होगी हमें. An advance in technical knowledge in the abstract may be of no economic relevance. अब कह रहे हैं कि an advance in technical knowledge in the abstract may be no economic relevance if there is no capital in which the incorporate it and with which it took advantage of it in the process of production. अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो न्यू टेक्निक है, बेटर मेथड है, उनके लिए मुझे क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत ज़्यादा. हम वी कैन गेन बेटर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू टेक्निक्स भी हम गेन कर सकते हैं, बट फॉर दिस पर्पस वी रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. तो फ्रॉम वेयर वी विल गेट द ह्यूज इन्वेस्टमेंट which in turn depends on large amount of capital. तो उनके लिए कैपिटल भी चाहिए. I mean, advance in technical knowledge in the abstract may be of no economic relevance. कह रहा है कि अगर हमारे टेक्निकल नॉलेज एडवांस है इन द एब्स्ट्रैक्ट में भी नो, जिसकी इकोनॉमिक रेलेवेंस नहीं है, इफ देयर इज नो कैपिटल. अब आप कितना भी नॉलेज आपके पास हो गया हो, अब बहुत ट्रेंड आदमी हैं, हो गए हैं, काबिल हैं, पर प्रोग्रेस करने के लिए जो जरूरी है वो कैपिटल भी जरूरी है. अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फिर आपका जो प्रोडक्शन होगा उसका लाभ नहीं मिलेगा. तो ब्रेन भी होना चाहिए और साथ में कैपिटल भी होना चाहिए. नेक्स्ट,
पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। डेवलपमेंट के लिए जरूरी क्या है? पांचवा फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन को कैपिटल हम कैसे मानते हैं? क्या ऑल ह्यूमन आर कैपिटल, आर रिसोर्सेस? तो ये देखना है। द रिसेंट लिटरेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लेट्स अ ग्रेट emphasis ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आप इसको ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हैं। मीन्स ह्यूमन भी एक कैपिटल है। दे कैन कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वी कैन एम्प्लॉय देम इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर। तो उनको अगर हम कैपिटल मान के चलें, इट मीन्स कि वी हैव एफिशिएंट एंड स्किल्ड ह्यूमन मैन पावर, वर्कर्स दैट हैव गॉन थ्रू सिस्टमैटिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एफिशिएंट एंड स्किल्ड होना चाहिए और जिन्हें क्या सिस्टमैटिक एजुकेशन मिलना चाहिए और ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए। तो हाउ कैन वी गेट एफिशिएंट एंड स्किल्ड मैन पावर? How can we change man into human capital? By providing them systematic education and training, by educating them, by providing training, we can make man or human being as the human capital or human resource. To inculcate in them the capacity to understand and learn new techniques, और ये उनके लिए ऐसा कर लें so that they are in a position to learn new techniques. They develop themselves to understand how to operate the machines, how to operate the technology, and to awaken their ability to take initiative and decisions. Means man has much more ability, but the man do not know what are the qualities, what are the ability hiding behind him. उसके मन में कौन कौन सी, उसके अंदर कौन कौन सी प्रतिभा, टैलेंट जो होता है वो छुपा रहता है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता, उनको खुद भी पता नहीं होता। So we have to brush up by providing proper training, providing proper education, advanced education, technological education, technical education. It makes the employee sophisticated, technically sound. In our country, the role of IIT and other engineering sciences in management sector, IIM is also playing very prominent role to educate us, to make us train how to do something in a very effective manner, cost effective manner, and profit oriented, better output oriented. These institutions are making us, are transforming the man into human resource, into human capital. So the institutions have very important vital role to transform man into human resource or human capital. Now thus economic development depends upon the development of human talent and certain traits of individual personality. So human talent भी होने चाहिए और इंडिविजुअल पर्सनालिटी से भी क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। मतलब ये नहीं कि रॉ मटेरियल्स मिल गया तब भी होगा, कैपिटल आ गया तब भी होगा, नहीं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 5 फैक्टर्स।
The first factor we have already discussed, supply of natural resource. The second is domestic capital formation. हमारे देश के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन हो, न कि हमें बाहर से FDI के रूप में, FII के रूप में इंपोर्ट कराना पड़े. मतलब मेरे देश में भी कैपिटल फॉर्मेशन हो, लोग सेविंग करें और वो कैपिटल के रूप में हम यूज़ करें. सेकेंड, थर्ड इज कैपिटल, फॉरेन कैपिटल का भी रोल है, FDI और FII के रूप में भी उसकी भी रोल है. ये नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिक, और भी रोल्स हैं. मैंने बाई एंड डिफरेंट सोर्सेज वी हैव टू गेट कैपिटल so that we can invest or employ in our developmental programs. Technological progress, and we have discussed the formation of human capital. कि human capital क्या है? Now the recent literature में हमने देख लिया कि human capital का क्या रोल है. अब है आगे growth of population. अब जो 6th factor है वो growth of population है. Population growth has been another important contributory factor of economic development. Almost all those countries which are having high level of income. अब देखेंगे, I am not discarding that there is no role of population. I am not in favor to control population in any country. अब वो डिपेंड करता है उस देश के ऊपर में. जैसे भारत में, इंडिया के मामले में अगर लो तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है. पर इंग्लैंड या रसिया हो गया ये देश, इन देश में हाल में चाइना ने 1 चाइल्ड नॉर्म्स को अडॉप्ट किया था, बहुत पहले से था. नतीजा क्या हुआ कि उनको लगने लगा कि अब मेरी पॉपुलेशन कुछ दिन के बाद बहुत डिमिनिश में आ जाएगा, नेगेटिव में आना शुरू होगा. उसने 2 चाइल्ड नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लिया. पर इंडिया में पॉपुलेशन के लिए कोई बहुत सॉलिड, एक बहुत ही क्लियर कोई पॉलिसी नहीं है. दैट्स वाई इन इंडिया देयर इज हाइपर नीड टू चेक पॉपुलेशन. इन इंडिया द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी बिग अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. दैट्स वाई इट शुड बी चेक्ड. To some extent, our population is obstructing the developmental program in country. We have many schemes started by the government, by state government, central government. Many schemes, many programs, many development programs, many employment generation programs, many poverty alleviation programs have been already launched and are running, still running. Yet we are incapable to solve these chronic deficiency, economic, socio-economic deficiency of our country. Why? Because we have surplus size of population. That is why more or less we feel our schemes are not so much effective, and the solid transformation cannot be seen because our population growth is obstructing my economy. Population growth is very high and we are the second most populated country of the world after China. अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो दैट्स वाई पॉपुलेशन की ज़रूरत है. जिस देश में इनकम लेवल हाई है, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट हाई है, जहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, तो उस देश में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिवोल्यूशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, इन ग्रेट ब्रिटेन. अब देखेंगे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो शुरू हुआ था भाई दी, तो उस देश में जो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तो वहां पे रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के कारण हुआ. वहां पे लोग थे, मजदूर लोग थे, वहां पे लोग थे काम करने के लिए तैयार. अ सिमिलर इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज ऑब्जर्व्ड इन जापान. जापान में भी यही देखा गया इन द वेक ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, कि लोग ने बड़ी भूमिका प्ले करा. इन द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप
में भी देखिएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज accompanied by the rapid increase in population, मतलब रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के साथ ही उनके देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ, मतलब कि पॉपुलेशन वहाँ पे क्या रिसोर्स बना। पॉपुलेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द वेस्टर्न कंट्रीज, जापान एंड ब्रिटेन। इट मीन्स इफ देयर वर नो good size of population, they will not succeed in industrial revolution. So we accept that population is also a very important components, factors for the growth of and development of any economy. From this, the conclusion that inevitably follows in that is that an increase in population does help in the economic development of country. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेंगे, निष्कर्ष ये निकलता है कि अभी तक जो हमने इसमें देखा कि यदि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो हमारा डेवलपमेंट भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ हमारे देश का होगा, निश्चित रूप से होगा। अब देखेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हेल्प, क्या क्या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन करता है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हेल्प करता है इन 2 वेज, 2 तरीकों से। कौन कौन तरीके से करता है गौर करेंगे, मतलब कि ये दिमाग में से निकाल देना है हमेशा जब ऐसे लिखना हो आपको, बीपीएससी के लिए, मेंस के लिए लिखना हो, यूपीएससी के लिए लिखना हो, या इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना हो, कहीं स्पीच करना हो, तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इट्स पर्पस इज इट हैज मल्टीपर्पस। इस टॉपिक का मल्टीपर्पस आप यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में, जानना जरूरी है। समटाइम्स देखते हैं कभी कभी डिबेट होता है कि भाई पॉपुलेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन, और लगातार लोग पॉपुलेशन के अगेंस्ट में भाषण देना शुरू करते हैं कि नहीं पॉपुलेशन खराब होता है, पॉपुलेशन खराब होता है। ये ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन खराब नहीं होता। तो पॉपुलेशन खराब क्यों नहीं होता, जरा देख लें, फिर पॉपुलेशन खराब होता है ये भी देख लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट में है कि एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्रिएट्स एडिशनल सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर कहां से मिलेंगे आपको, पॉपुलेशन से मिलेंगे। अगर पॉपुलेशन नहीं होगा तो हमारे पास लेबर डेफिशिएंसी आ जाएगा, लेबर नहीं मिलेगा। तो लेबर सप्लाई कहां से होगा, पॉपुलेशन से होगा, विच गिव्स द लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग पीपल एंड कंसिक्वेंटली द इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीजेस। अब देखते हैं कभी कभी कि लेबर डेफिशिएंसी के कारण कंपनियां बंद हो जाती हैं। एक छोटा सा अगर मान लो ढाबा होटल्स हैं, अब बहुत छोटे लेवल पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी फेस्टिवल्स के समय में देखिएगा कि सारे वर्कर्स घर चले जाते हैं, तो जो ढाबा रनर वो चाहता है कि उसको चलाएं, रेस्टोरेंट वाले चाहते हैं कि उसको चलाएं, पर इन लैक ऑफ लेबर मैन पावर दे हैव टू स्टॉप द फंक्शन ऑफ ढाबा एंड रेस्टोरेंट। It means the population is valuable for the business to run the organization. So यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लेबर सप्लाई कहाँ से होगा, पॉपुलेशन से होगा। Large number of workers are naturally capable of producing more and more goods and services, thus leading to the growth of an economy. अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा हम प्रोग्रेस करेंगे, गुड्स हमारा प्रोडक्शन होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया की एक एग्जांपल लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, बट उनकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है। उनके पास बहुत बड़ा एरिया है जहाँ वो एग्रीकल्चर अच्छा कर सकते हैं, बट वहाँ पे लैक ऑफ मैन पावर के कारण दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो ऑस्ट्रेलिया नीड पॉपुलेशन, उनकी ज़रूरत है। आज बिहार से हजारों लोग पर डे दे यूजुअली यूज टू
गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, असम in tea garden, Kolkata, Chennai, Bangalore. Why? Because they are the labor supplier. Bihar is the labor supplier of India. जितने भी जो श्रम होते हैं, लेबर का मतलब थोड़ा गलत अर्थ मत लगाइएगा। लेबर का मतलब इकोनॉमी में थोड़ा गलत अर्थ नहीं लगाना है। लेबर का मतलब श्रम होता है, और हम भी एक लेबर हैं। एक इंजीनियर भी एक लेबर ही होता है इकोनॉमिक्स में। तो श्रम, इसका मतलब श्रम होता है। जो भी लोग काम करते हैं देश के लिए, वो श्रम होता है, श्रमिक होता है, इकोनॉमी में खास करके। तो हम लोग यहाँ से डिमांड आती है उनको गुजरात में, क्योंकि उनकी जो लेबर कैपेसिटी है वो उतना बड़ा नहीं है, या इंडस्ट्री ज़्यादा है, सप्लाई घट जाता है। सो वी प्रोवाइड सप्लाई ऑफ लेबर्स देयर, एंड दीज लेबर्स कंट्रीब्यूट, these workers contribute in the industrial development of Gujarat and Maharashtra. So we have to realize that man is resources, very important resource. तो दूसरा है कि growth of population generates the greater demand. एक तो कि वो श्रम को पूर्ति किया, सप्लाई किया, लेबर का सप्लाई किया, मतलब कि लोग काम करने वाले मिल गए। कोई इंडस्ट्री खुलेगा तो उसको चलाने के लिए लेबर की जरूरत होता है, मशीन को ऑपरेट करने के लिए होता है, तो लेबर मिल गया। मान लो, अब मान लो कि कोई शर्ट की कंपनी है, तो सिलने के लिए बहुत सारे लेबर जरूरी है, जो एक्सपर्ट लेबर हो। वो कपड़े सिलाई कर रहा है, उलन के काम हो रहा है, गुजरात में जनरली धागा पे काम हो रहा है। तो एक ये हो गया कि वो लेबर सप्लाई करेगा। द सेकेंड इज दैट वो जनरेट, डिमांड भी जनरेट करता है। If population, there is no population, who will consume the products which are manufactured there? तो दो तरह से ह्यूमन रिसोर्स किसी भी इकोनॉमी में वो सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। वन, इट प्रोवाइड्स लेबर सप्लाई, एंड द अनदर इज they create demands in the economy so that the production can be sold in the market. Widening market requires additional supply of goods and meet the higher demand. अब जितना बड़ा मार्केट होगा, हाँ इंडिया एक मार्केट जरूर है, इंडिया एक मार्केट है, दुनिया के लिए बड़ा अच्छा देश है इंडिया। बहुत सारे सामान यहाँ बिक जाते हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़ा, बहुत देश घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी स्वेटर लाओ बेच लो इंडिया में, जितना भी कोल्ड ड्रिंक लाओ बेच लो इंडिया में, जितने भी टूथब्रश है, पेस्ट है, सोप है, जो भी इंटरनेशनली है, वो आओ और यहाँ बेच लो, चूँकि उसके बड़े मार्केट है इंडिया में। तो उनके लिए तो फायदेमंद है खैर, डेवलप्ड कंट्री के लिए। Since the working force has already expanded, and increased amount of output would eventually flow of the market. This increase in proportion by creating larger demand of goods, and at the same time providing greater supplies, can lead a country to continuously high level of economic development. बहुत जरूरी है, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉपुलेशन दो तरह से रोल प्ले करता है। पहला, इट इज द गुड सोर्स ऑफ labor supply, and the another is it creates demands in the economy. So we cannot outrightly, we cannot say that population is always injurious to the economy, harmful for the economy. No, it is the useful factor, component for the economy. Paradoxically, a विरोधाभास है कि पॉपुलेशन ग्रोथ दैट हैज हेल्प वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप देयर इकोनॉमीज हैज सीरियसली हिंडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री। अब एक विरोधाभास यहाँ पर है कि इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या हुआ, उसने वेस्टर्न कंट्री को डेवलपमेंट में आगे बढ़ा दिया, और हमारे देश को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। मतलब कि अंडर डेवलप्ड कंट्री बहुत सारे रह गए पीछे। अ कंट्री ऑलरेडी वेट down by the burdensome high population
कैन नॉट पॉसिबली यूटिलाइज द एडिशनल लेबर। अब कह रहा है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो क्या करता है कि अपने एडिशनल लेबर फोर्स को इन द फेस ऑफ नेसेसरी ये क्या करता है पॉसिबली यूटिलाइज, तो ये अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता। जिन डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलप कंट्री में चूंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो उसको उनके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। भारत के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लिमिटेड सिस्टम्स हैं, लिमिटेड फैक्ट्रीज हैं, लिमिटेड जो भी हमारे कम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो इन लिमिटेड में हम ये जो मैक्सिमम सरप्लस लेबर है, लेबर फोर्स है, ह्यूमन फोर्स, उनको हम इम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं। इसलिए दस द एडिशनल लेबर फोर्स कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंट्रीज आउटपुट, मेयरली एड्स टू द एग्जिस्टिंग सुपरफ्लूटी। मतलब कि ये सुपरफ्लूटी का मतलब हो गया कि ये एडिशनल है। तो इतने सारे लोग हमारे देश में हैं, सरप्लस लोग हैं, अब ये हमारे देश की इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो सारे लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्स भी नहीं है कि हम सारे लोग को किसी न किसी काम पे लगा दें। While the additional population does not help in increasing the production। अब मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कहा जाता है कि इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो कि एकड़ जमीन 5 एकड़ जमीन है किसी के पास, और अगर वो 4 भाई है तो 5 एकड़ जमीन में 2 भाई अच्छे से खेती करता है तो 2 भाई के बिना भी वो एग्रीकल्चर आउटपुट बराबर रहता है, मतलब वो डिमिनिश नहीं होता है। इसका मतलब है कि 2 जो भाई एडिशनल काम कर रहा है वो तो सुपरफ्लूश है, उस रहे वहाँ काम करे या ना करे, प्रोडक्शन पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, प्रोडक्शन जो का तो बना रहता है। इट मीन्स कि जो कुछ लोग हैं उसमें वो एडिशनल है, सुपरफ्लूस लोग। हमारे यहाँ कुछ सुपरफ्लूस लोग भी हैं। तो देखेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन डज नॉट हेल्प, ये शेयर कंजम्पशन इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रमोशन ऑफ द इंक्रीज इन नंबर्स, दिस रिड्यूस पर कैपिटा इनकम। अब बहुत लोग लगे हुए खेती में तो 4 के जगह पे अगर 10 लगे हैं तो पर कैपिटा इनकम भी डिग्री कम होगा और एटलीस्ट इम्पीड इट्स राइज, और घटेगा भी। एक तो कम भी होगा, दूसरा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने का नाम नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी जहां 10 लोग हैं कुछ बढ़ने का क्या, बल्कि और 4 लोग जुड़ गए तो 14 लोग और वो घट जाता है पर कैपिटा इनकम। लो कैपिटल फॉर्मेशन इन टर्म, तो ऐसे में डार्केस्ट प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर। ऐसे में क्या होता है जब लो कैपिटल होता है, जब पर कैपिटा इनकम नीचे डाउन करेगा, डिग्रेड करेगा, तो निश्चित रूप से कैपिटल फॉर्मेशन में डिग्रेड करेगा। और जब कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज करेगा तो ऐसे में क्या होगा कि विच नीड टू बून टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंट्री हैज एसेंशियली हिंडर द। लेकिन ये जो पॉपुलेशन को, जिसने हम कहा कि पॉपुलेशन के बारे में बहुत हमने अभी बात किया, आपको समझाया कि बड़ा अच्छा चीज़ होता है पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बेटर होता है। हाँ, लेकिन ये होता है किसके लिए? इट इज रियली इट हैज प्रूव्ड दैट पॉपुलेशन इज द boon for the developed country, but it is bane for the developing country, because developing country has no resource, they have no infrastructure, they have no different resources to employ all the population in the production process। तो बैकवर्ड इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होता है। अब आगे देखते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं ये देखना है। तो एजुकेशन आप पढ़ाइए, बहुत जरूरी है, शिक्षा दीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन इंक्रीज बहुत अच्छे से बढ़ाइए, शिक्षा को बहुत अच्छे से बढ़ाइए, वो बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। अगर समाज में एजुकेशन नहीं है तो समाज कभी प्रॉस्पर्स नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, which reduce geographical and vertical mobility have a negative impact on development। तो उस पे है, thus removing these bottlenecks to growth would be helpful in economic development। political condition भी ठीक होने चाहिए, खास करके स्टेबिलिटी होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, लोकतांत्रिक सेटअप होना चाहिए, जनता के बारे में की बात हो, जहाँ पे जनता भी उसमें पार्टिसिपेशन हो, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सरकारें अच्छी होनी चाहिए, ईमानदार, हेल्दी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। मतलब कि और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, विपक्ष लोग हैं, तो सारे लोग में एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, हाउ टू डेवलप द कंट्री, वो होना चाहिए।
or greatly contribute to development by providing congenial environment of investment both by the nations and country as the foreign capitals। मतलब कि ये सब होने चाहिए, सभी मिलकर के, देश विदेश सब मिलकर के, और इसके ऊपर में अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो फिर हमारा भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है और होगा, ये जरूरी है। तो कितना अच्छा लाइन यहाँ पे दिया कि नॉन पॉलिटिकल के अलावे भी, नॉन इकोनॉमिक के अलावा भी क्या है कि एजुकेशन को भी आप दीजिए, एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, है ना। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम विच रिड्यूस जियोग्राफिकल एंड वर्टिकल मोबिलिटी हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। जॉइंट फैमिली और कास्ट सिस्टम भी एक, तो ये इसमें भी सुधार होना चाहिए। और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप कम करके, हटा करके कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन भी ठीक होने चाहिए। अब देखें रोल ऑफ, अंतिम फैक्टर क्या है, रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टेट में इसकी राज्य का क्या रोल होता है, सरकार का क्या रोल है। स्टेट का मतलब होता है राज्य यानी सरकार का, इसमें क्या रोल है, भूमिका है। दी प्री कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड सेविंग। पहला क्या है, सेविंग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए बड़े पैमाने पर। अगर मतलब कि लार्ज स्केल पे इफ वी आर सेविंग, अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट भी होगा और कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा। तो इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, इन टेक्निक को आगे बढ़ाइए, एडुकेशन ठीक कीजिए, स्किल फॉर्मेशन कीजिए, स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज एटसेट्रा सब कीजिए। द अंडर डेवलप्ड कंट्री सफर फ्रॉम द लैक ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। एक अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, इन तरह के समस्याओं से जूझता है, परेशान होता है। 10 इवेंट इस प्रकार से विद देयर अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है, अधिक है, सरप्लस लेबर सप्लाई है, दे कैनॉट मेक रैपिड प्रोग्रेस, है ना, हम नहीं कर पाते, इनके कारण नहीं कर पाते, टेक्नोलॉजिजेशन के कारण नहीं। हमारे पास 3 चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास सप्लाई पावर, लेबर सप्लाई भी है, पर फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन टेक्निक नहीं है, सेविंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल नहीं है। तो इन सब चीज को जुटाने की जरूरत है इफ यू वांट टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। These factors are, these things are very very required। मीन्स कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हम इतने एक्सटेंसिव डिस्कशन, इतने गहराई से आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और किए कि अब नहीं लगता है कि आपको डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स छूटेगा। आप बड़े अच्छे से, बड़े स्टाइलिश तरीके से यू कैन राइट इवन एसे, और जो क्वेश्चन आंसर जो भी होता है बीपीएससी, यूपीएससी या और भी इकोनॉमिक रिलेटेड कोई टॉपिक्स को डील करने में। अब देखेंगे इट इज द, तो रोल ऑफ एजेंट, इट इज इन दिस कंटेक्स्ट दैट द स्टेट इज कॉल्ड अपॉन टू प्ले द रोल ऑफ एन एजेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ऐसे में स्टेट का भी रोल होता है, सरकार का भी एक बड़ा रोल है थ्रू दिस मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। क्या है इनकी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, हम इनके बारे में बात करेंगे। फिस्कल पॉलिसी, देखो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उस देश की सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है। जैसे जिस किसी भी देश का सेंट्रल बैंक हुआ, जैसे इन इंडिया रिजर्व बैंक को ये काम दिया गया है। फिस्कल पॉलिसी सरकार अपनाती है अपने बजट या अन्य के माध्यम से। तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, 2 तरह की नीतियों से ये सरकार की ये नीति लेना है। इन्हीं 2 नीति है सरकार के पास जिसके माध्यम से वो कर सकता है। The state can mobilize savings and channelize them into productive investment। तो स्टेट जो होगा वो सेविंग को मोबिलाइज करेगा और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को भी क्या करेगा, वो चैनलाइज करेगा। The state can build social and economic overhead facility like power, transport, banking, communications। तो जो स्टेट है वो सोशल इकोनॉमिक ओवरहेड फैसिलिटी, सोशल इकोनॉमिक ओवरहेड का मतलब होता है कि पावर ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग कम्युनिकेशन हो गया, एटसेट्रा, इस सब चीज को बिल्डअप करेगा। विच हेल्प टू इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर ये सब, जब बैंकिंग खुलेंगे हमारे यहाँ, कम्युनिकेशन बेहतर होंगे,
तो क्या करेगा, ये सब इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेगा। मान लो कि अगर आपके गांव में सड़कें चली गई तो हो सकता है कोई कोई बाहर का इन्वेस्टर्स क्या होगा, दे विल टेक इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट समथिंग, वहाँ पे कोई फैक्ट्री खोल दे, कोई स्कूल्स खोल दे या कोई इस तरह का हॉस्पिटल्स खोल दे, तो ओवरऑल आपका इलाके का डेवलपमेंट अश्योर होगा। विच हेल्प टू इनकरेज प्राइवेट, द स्टेट कैन अंडरटेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है इन इंडस्ट्रीज। स्टेट राज्य सरकार अपना इंडस्ट्री लगा भी सकती है डायरेक्ट, और प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं विच रिक्वायर मैसिव रिसोर्सेज दैट मे बी विद इन द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन है। तो इससे भी हो सकता है कि अब उनकी जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग बहुत लोगों को क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से। दस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्री, अब आइए जो बहुत सबसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत कम विकसित देश है, स्टेट हैज टू प्ले अ क्रिशियल रोल, तो उसमें राज्य ही सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे भारत भी है इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। Assume the responsibility of speeding up development through the process of economic planning। तो क्या करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग के प्रोसेस से चलता है। ऐसे हमारे यहाँ योजना आयोग बनी थी, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का क्या रीजन था, इसी प्लानिंग कमीशन के माध्यम से हमारे देश में डेवलपमेंट के जो फाउंडेशन है वो सेटअप किया गया। तो जितना भी आपको डेवलपमेंट है, आज रिसेंट में वो प्लानिंग कमीशन के ऊपर नीति आयोग है या एनडीसी जो भी है, ये सब एजेंसी सरकार की है, और थ्रू दिस मीडियम्स टूल्स इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेक्स थ्रू असेसमेंट ऑफ अवेलेबल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, फॉर्मुलेट स्कीम्स बनाते हैं, योजना बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, टारगेट रखते हैं कि कितना टारगेट हमको पाना है सब सेक्टर्स का इकोनॉमिक, 10 पार्टिसिपेट इन द गाइड्स एंड प्रोसेस द इकोनॉमिक, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गाइड भी करता है, प्लान बनाता है, लागू भी करवाता। तो द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट्स सच, तो जो एनुअल बजट होता है उसमें गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट्स दिस स्कीम्स प्रोग्राम्स, कि फॉर दिस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स वी हैव टू इन्वेस्ट सम सर्टेन अमाउंट देयर। Laid down under the plan, the monetary and fiscal policies are designed in a manner so to achieve the planned target, and the government work on both front, the monetary policy and the fiscal policy. On through both the policies, government government has to play a very important role to develop the state, develop the country. Now, in fact, economic planning by the state has now become the most important instrument. बहुत जरूरी है। Promote economic development in the underdeveloped country. In underdeveloped country, economic planning is very important. State participation is needed there. Maybe direct as the case of socialist countries, particularly the country which are socialist. In that country, there is much more prominent role of the government. State participation in development may direct as the case of socialist economy, or may be in the nature of guiding the private sector. Means कि private sector को भी guide करना है, और सरकार अपने तरह से सरकारी सेक्टर को क्या करे, contribute करे। In India, the state participate directly in the development process. हमारे देश में सरकार डेवलपमेंट प्रोसेस में डायरेक्ट वो भी करती है थ्रू इट्स पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़। बहुत सारी जो कंपनियां, जैसे भारतीय रेल हो गया सरकार का है, अभी तो बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया से हमारे देश में चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, तो उनमें उनको खुद वो देखता है और इंड्यूस, माने वो चला भी रहा है पब्लिक सेक्टर एंड इंड्यूस और प्रमोट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को, दे कम एंड मस्ट इन्वेस्ट इन आवर इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री। इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। अब एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टेट का नहीं होने के कारण द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वुड बी स्लो एंड इरेटिक। तो अब इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, अगर सरकार इस पर बहुत ध्यान नहीं देगी तो जो डेवलपमेंट है ऐसे देश में वो उस गति से नहीं होगा, मतलब वो देश बाध्य होगा हमेशा वो क्या अंडर डेवलप्ड रहने के लिए।
That's why we must realize that in an underdeveloped country, particularly socialistic country, the the state is accountable to make progresses, to to direct the economic development of a country. Thank you.